guys, welcome back to our YouTube channel Fun Learning with Shweta. So this is me Shweta, and in this part we are going to study किया हमने न्यूट्रिशन कवर किया है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. अब हम कवर करें. So let's start. So we have discussed nutrition in organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. तो हमने पहले से क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में कि ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और जो हम फूड लेते हैं वो जो कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस के द्वारा जो हम फूड लेते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए. डाइवर्स ऑर्गेनिज्म do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. तो मतलब कि हम जो फूड लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है. तो तरह तरह के जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज, तरह तरह का उनका अपना तरीका होता है. कुछ क्या करते हैं कि कुछ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और कुछ दूसरा तरीका यूज़ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. लेकिन सब केसेस में एक आपका स्टेप जो होता है वो कॉमन होता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है, जो कि एक 6 कार्बन जो ग्लूकोज होता है आपका, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कहते हैं पायरुवेट, उसमें कन्वर्ट किया जाता है. तो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये स्टेप दोनों में कॉमन होता है कि जो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है उसको हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल में पायरुवेट में चेंज करते हैं. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है. कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide, and this takes place in yeast during fermentation. ठीक है. तो आगे क्या हो सकता है कि जो आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक. और ये प्रोसेस किस में होता है? ईस्ट में होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन के दौरान आपका ये प्रोसेस होता है कि जो आपने 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाया है, पायरुवेट जो बनाया है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? आपके इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्योंकि आपका ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन. एंड ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. अब की जो आपका पायरुवेट है, अगर उसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका उसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और आपके वाटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. क्योंकि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ से हमको सारी एनर्जी प्रोवाइड होती है, इसीलिए ये प्रोसेस वहाँ पे होता है, ठीक है. And this process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. ठीक है. तो आपका जो पायरुवेट था जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, उससे हमको क्या मिलता है? 3 कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि आपका क्या है? द अदर प्रोडक्ट इज वाटर. ओके. द अदर प्रोडक्ट इज वाटर. तो पायरुवेट को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चेंज करेंगे तो वो 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनाएगा? H2O. Since this process takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. क्योंकि आपका ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके. The release of energy in the aerobic respiration process is a lot greater than in anaerobic process. जब हम
एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें जो आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, एन मतलब इसका यही हुआ कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also 3 carbon molecule. तो कुछ समय क्या होता है कि जब हमारे मतलब हम कुछ ज़्यादा ही रिग्रेस एक्टिविटी करते हैं या फिर जिसमें हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जैसे रनिंग हो गया, जंपिंग, ऑल दिस एक्टिविटीज़, तो इसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स में जो पायरुवेट होता है उसका उसका एक नए तरीके से ब्रेक डाउन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका पायरुवेट जो जो कि आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और थोड़ी बहुत उससे एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, एंड दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। और जब ये लैक्टिक एसिड बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारे मसल्स में तो इसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारे हाथ में या फिर पैर में दर्द होते हैं। इसी वजह से जब हम ज़्यादा रन कर लेते हैं तो हमारे हाथ पैर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे होता है लेकिन बहुत ही कम, और क्योंकि हमको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इसीलिए ये पाथवे आपका यूज़ होता है और इसमें थोड़ी बहुत अमाउंट एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 तरीके पढ़े थे। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट में होगा तो हमको क्या क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगी। इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे मसल सेल्स में अभी हमने पढ़ा, तो पायरुवेट किस में चेंज होगा, आपका लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। और अगर प्रेजेंस में होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो क्या क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, सो नाउ the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, ठीक है, which is used to fuel all other activities in the cell। तो जो कि आप जो एनर्जी हम रिलीज हुई है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो भी यहाँ पे रिलीज हुई है रेस्पिरेशन के बाद, तो वो किस में मतलब कि वो किस में यूज़ होती है, एटीपी को बनाने में। हम इसको क्या कहते हैं, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एटीपी का मॉलिक्यूल ही सारे जो भी सेल्स हैं उनको क्या कर फ्यूल प्रोवाइड करता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड उनको करता है। इसीलिए जो भी एनर्जी बनती है उसका पहले हम क्या करते हैं, इमीडिएटली तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी में, और ये सारी एटीपी सारी सेल्स को फ्यूल प्रोवाइड करती है। ठीक है, इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डेराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो क्या होता है कि जो एटीपी होता है वो जब भी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी जब भी रिक्वायर्ड होती है तो ये एटीपी आपका कन्वर्ट हो जाता है और मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, और जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में हमको एनर्जी डालनी पड़ती है। ठीक है, तो वो एनर्जी ये एटीपी उस रिएक्शन में डालता है। ओके, सो यहाँ पे एटीपी के बारे में दिया हुआ है। इफ़ यू ऑल वांट टू स्टडी यू कैन। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन pathways depends on oxygen, aerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। क्योंकि हम जानते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उस वो एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे। इसीलिए ये मतलब ये पक्का करना होगा हमें कि उस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से अमाउंट में ऑक्सीजन मिले। ठीक, we have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air। तो हमने देखा था पहले कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्टोमेटा के द्वारा करते हैं। और क्योंकि उनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब अगर हम मान लें कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये उनकी सेल्स हैं, तो ये एक सेल है
और ये एक सेल है, और इनके बीच में ये जो स्पेस खाली दिख रहा है इनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस की वजह से जो सारे सेल्स होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो यहाँ पे किसके द्वारा मतलब एक दूसरे तक एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओके, दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। वो सेल्स में जा सकते हैं या फिर उनसे उनके अवे मतलब उन्हें छोड़कर बाहर जा सकते हैं। ये आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो है वो आपका सेल्स के अवे जाएंगी और एयर में आ जाएंगी, और अगर बाहर एयर मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर सेल्स के ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो आपके वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेंगी। तो इस तरह डिफ्यूज़न के द्वारा आपका जो भी प्लांट्स के सेल्स हैं उनमें एयर एक्सचेंज होती है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, जो कि हमने भी बताया कि अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो प्लांट और सेल्स के अंदर कम है ऑक्सीजन तो आपका इस तरह ऑक्सीजन अंदर आएगी। और सेम तरीके से अगर इन्वायरमेंट में CO2 ज़्यादा हो जाता है और आपका CO2 इसमें कम है सेल्स के अंदर, तो इस तरीके से जो है कि आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के द्वारा। At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on। क्योंकि हम जानते हैं नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या ज़रूरी है, लाइट, जो कि नाइट में नहीं होती है। उस वजह से इस समय जो सबसे मेजर एक्टिविटी होती रहती है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 बाहर आएगा, ठीक। और वो इसी वजह से नाइट के समय में जो मेजर आपका एलिमिनेशन होता है, मतलब कि CO2 का एलिमिनेशन मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होती है नाइट में, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसी वजह से आपके प्लांट्स भी ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से CO2 का रात को अगर हम बोले तो रात को आपके प्लांट्स भी CO2 को ही अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द डे CO2 generating CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time. तो दिन में क्या होता है कि दिन में जो भी CO2 रिलीज करते हैं प्लांट्स वो खुद ही यूज़ कर लेते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमको क्या ज़रूरी है, CO2 ज़रूरी है। इसीलिए जो भी वो CO2 रेस्पिरेशन में रिलीज़ करते हैं वो खुद अपने फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं, और क्या उसके बदले में वो देते हैं हमें, ऑक्सीजन। इसीलिए दिन में जो मेजर इवेंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ का होता है, ठीक। रात में क्या होता है, CO2 रिलीज, और दिन में क्या रिलीज होता है, O2। ओके, animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced। हमारे मतलब जो जितने भी एनिमल्स हैं वो समय के साथ साथ उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए हैं जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट और उन कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए अपने बॉडी से, उसके लिए भी उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो आपके इन्वायरमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन को एयर से ले सकते हैं, लेकिन जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में आपके एनिमल्स रहते हैं, वो आपका डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो उनके पानी में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, इसीलिए उनके पास गिल्स होते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that in terrestrial organism।
क्योंकि अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है, और आपका जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में बहुत कम होता है। इसीलिए जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो बहुत फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेना होता है और वो डिज़ोल्व फॉर्म में लेते हैं, इसीलिए जो कि डिज़ोल्व फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है कम होगा और आपका एयर में ज़्यादा, इसीलिए आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी वाले एनिमल्स होते हैं, वो उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा होती है किन के कंपैरिजन में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। ओके, fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood। तो क्या होता है कि फिशेस जो पानी लेती हैं उनको अपने माउथ के थ्रू पानी लेती हैं और फिर उनको कहाँ ले जाती हैं, गिल्स के पास, जहाँ से वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने ब्लड में, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन को आपका एब्जॉर्ब करती हैं और उसको फिर ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती हैं। ओके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर फॉर द रेस्पिरेशन। और टेरेस्ट्रियल जो आपके हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि एटमोसफियर से ऑक्सीजन को लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ये जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब डिफरेंट और एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक के पास अपना खुद का एक ऑर्गन होता है। All these organs have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि इन सबके पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि उस सरफेस एरिया को बढ़ाता है जहाँ पे वो आपका ऑर्गन जो है जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है वो लेयर आपका डायरेक्टली किसी कांटेक्ट में हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हो, उस सरफेस एरिया को वो बढ़ा देता है, उस सरफेस के एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कांटेक्ट में उसके रहे। ठीक है, ओके, and since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate। तो जो सरफेस से एक्चुअल का एक्सचेंज होने वाला होता है, मतलब कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, वो सरफेस जो होती है वो बहुत ही फाइन होती है और डेलिकेट होती है। ठीक है, ताकि आराम से आपका जो गैसेस एक्सचेंज है वो हो सके। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सर्फेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जनरली कहाँ पे होती है, हमारे बॉडी के अंदर। सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक केयर टू दिस एरिया। ठीक है, टेक एयर टू दिस एरिया। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर होगा तो एक पैसेज, एक रास्ता तो होना चाहिए कि हम एयर नॉस्ट्रिल्स से लेंगे तो उस रास्ते के थ्रू वो वहाँ तक, उस सरफेस तक पहुँचेगा। ठीक है, इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। और इसके अलावा एक मैकेनिज्म भी होता है जिसके द्वारा आपका एयर लिया जाता है और बाहर किया जाता है जहाँ ऑक्सीजन आपका एब्जॉर्ब होता है। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि आपका एयर किसके थ्रू लिया जाता है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। ठीक है, एंड द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन पैसेज। और उसके बाद हमारे नॉस्ट्रिल्स में कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एयर के अंदर जो भी गंदगी होती है वो नॉस्ट्रिल्स और वो फाइन हेयर्स उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, उस गंदगी को रोक लेते हैं अपने पास और फिर जो आपकी फ्रेश एयर होती है उसको अंदर जाने देते हैं पैसेज के थ्रू। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। और पैसेज में भी म्यूकस की लाइनिंग होती है जिसकी वजह से आपके जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो आपके वहीं रह जाते हैं। ठीक है, वो बाहर चले जाते हैं। फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रॉट एंड इनटू द लंग्स। और यहाँ से आपका फिर एयर कहाँ जाता है, थ्रॉट में, और फिर वहाँ से आपके लंग्स में। Rings of cartilage are present in the throat. This ensure that air passage does not collapse। तो आपके थ्रॉट में ऐसे मतलब रिंग्स होती हैं, ठीक है, ऐसे रिंग्स होती हैं जो कि ये इंश्योर करती हैं कि अगर इस पैसेज में कोई एयर नहीं है तो वो आपस में कोलैप्स न कर जाए, मतलब कि आपस में जुड़ न जाए। ओके,
जिसकी वजह से एयर तो अगर आपस में जुड़ जाएंगी तो एयर तो ब्लॉक हो जाएगी, तो ये कुछ भी हो सकता है। इस वजह से इनके ये आपके रिंग्स लगाए जाते हैं कार्टिलेज बोन के, ताकि जो अगर आपके उस थ्रॉट में अगर एयर नहीं है तो वो कोलैप्स ना करे। ओके, सो लेट्स गो। तो ये आपका है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा है नॉस्ट्रल्स, नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद आपके ट्रैकिया, और देखिए ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसके बाद ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, रिब्स, डायफ्राम एंड लंग। ओके, एंड दिस इज एल्वियोली। यही वो सरफेस है जिसके जिसके द्वारा आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, और ये बॉडी के है, और ये बहुत ही फाइन और डेलिकेट होती है। ओके, यस, नाउ let's study this. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tube which finally terminate in balloon-like structure which are called alveoli. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये लंग्स हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि लंग्स में जो ये हमारा पैसेज होता है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, ये छोटे छोटे ब्रांचेस में, ये छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर लास्ट में आपका ये एल्वियोली दिखता है हमें। ओके, द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। इसी एल्वियोली पे सरफेस वो प्रोवाइड करता है जिस पे क्या होता है, ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। एंड द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। और जो आपकी वॉल्स होती हैं एल्वियोली की, वो क्या कंटेन करती हैं, बहुत सारे ब्लड वेजल्स, क्योंकि वहीं पे सारा ब्लड आता है, वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, और फिर वो उस ब्लड वेसल, मतलब कि उस ब्लड वेसल्स के थ्रू वो सारी जो ऑक्सीजन है वो सारे सेल्स के पास पहुंचती है। The walls of the alveoli, okay, as we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. तो मतलब हमने अपने पहले क्लासेस में पढ़ा था कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो लिफ्ट होती हैं, मतलब ऊपर उठती हैं, और हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाता है, जिसकी वजह से एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो लार्जर हो जाती है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, ठीक। एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली। और इसकी वजह से, क्योंकि हमारे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से एयर जो बाहर से होती है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है और एल्वियोली में भर जाती है। ओके, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। यो, जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो आपका ब्लड को लाती हैं फ्रॉम द रेस्ट, मतलब हमारी पूरी बॉडी से उस ब्लड को लाती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक, उसको एल्वियोली के अंदर रिलीज करने के लिए। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोली एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेजल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल्स इन द बॉडी। और जो भी आपका एल्वियोलर एयर होता है जो उसने एब्जॉर्ब किया होता है वो फिर ब्लड में मिल जाता है, और वो ब्लड वेजल्स के थ्रू कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हमारे सारी सेल्स में। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। मतलब कि हमने जैसे देखा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो इस जो ब्रीथिंग साइकिल में क्या होता है कि एल्वियोली के पास उसका कुछ रेजिडुअल, मतलब लंग्स में कुछ अपना खुद का वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से उस मतलब उसे इस एक्सचेंज को करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उस सफिशिएंट टाइम उसको मिलता है, ठीक है। इस वजह से उसके अंदर कुछ अपना खुद का वॉल्यूम ऑफ एयर रेजिड्यू, मतलब बचा हुआ होता है। ओके, when the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. जब भी मतलब एनिमल की बॉडी लार्ज होती है तो सिर्फ डिफ्यूजन से वो सारे उसके पार्ट्स में
नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके जो इस तरह डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है और इस तरह बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेकन अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट. इसकी वजह से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कुछ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन से मिलके और उसको तुरंत मतलब आपका लंग से लेके उसको सारे टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं, जो कि आपके ऑक्सीजन में डेफिशिएंट है, मतलब जिनके पास ऑक्सीजन कम है. इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन. ह्यूमन बींग्स में जो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसको मतलब एफिनिटी मतलब ऑक्सीजन उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से वो तुरंत मिलके और फिर उसके बाद वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फैला देता है. दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स. ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स में प्रेजेंट होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड किस में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, वाटर में. देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा ये किस में सॉल्युबल होता है, वाटर में. एंड हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, और इसीलिए ये हमेशा डिजॉल्व फॉर्म में हमारे ब्लड में होता है. ओके, so yeah, this is it for today's topic, and thank you. Please subscribe to our channel and be happy.